डार्विनिज्म के बाद दिस इज थर्ड ना, थर्ड है म्यूटेशन थ्योरी which was given by Hugo de Vries. ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ प्लांट जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज या यूनोथेरा लेमार्कियाना। इस प्लांट पे इन्होंने काम किया था और इस प्लांट पे ही इन्होंने म्यूटेशंस को स्टडी किया था और फिर म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो वो पोस्टुलेट्स मैं यहाँ पे लिखूंगी। एंड ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन, he did experiment on evening primrose, evening primrose जिसका साइंटिफिक नेम है उइनोथेरा लेमार्कियाना। ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो क्या पोस्टुलेट्स थे म्यूटेशंस के बारे में, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि म्यूटेशंस जो होती हैं वो इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं इन द जेनेटिक मटेरियल, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल चेंजेस, inheritable changes in the genetic material, in the genetic material। एंड इन्होंने बोला कि म्यूटेशंस ही इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, एंड म्यूटेशंस कैसी होती हैं? रैंडम होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, हार्मफुल या बेनिफिशियल कैसे भी हो सकती हैं, ये बोला। तो म्यूटेशंस आर रैंडम, डिसकंटिन्यूअस, मतलब हो भी सकती हैं फिर नहीं हुई फिर होने लग गई, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि होती रहती हैं। और कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है बेनिफिशियल एंड नेगेटिव का मतलब है हार्मफुल। कैसी भी हो सकती है म्यूटेशंस। ठीक है, एंड लास्टली इन्होंने बताया सॉल्टेशन। सॉल्टेशन जो कि अभी अभी आपने पूछा ना, सॉल्टेटरी म्यूटेशन या सॉल्टेशन। सॉल्टेशन इज अ सिंगल स्टेप लार्ज स्केल म्यूटेशन, एक ऐसी म्यूटेशन जिससे नई स्पीशीज बन जाएगी। सिंगल स्टेप लार्ज स्केल म्यूटेशन which leads to speciation। which leads to speciation। ठीक है, दिस इज द म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन से रिलेटेड ही एक और एक्सपेरिमेंट है जो लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग ने किया था। लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग दो साइंटिस्ट थे, मेल एंड फीमेल, एंड दे इन दोनों का जो सरनेम है वो सेम है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, तो ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो मैं इसके बाद बता रही हूँ। इसके बाद फिर हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें कि जो भी अभी हमने पढ़ा ना, सारी थ्योरीज का निचोड़ है वो, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। तो अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट।
किसने किया था? लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग ने। डिड एक्सपेरिमेंट for mutations, for explaining mutation। तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लेट ले ली और इस प्लेट में इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। मान लो ये हैं वो बैक्टीरिया जिनको इन्होंने ग्रो करवाया, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को इन्होंने ग्रो करवाया, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी। ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया की कॉलोनी है? ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये। ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, ई कोलाई ने ग्रो किया। ओके, अब इसी प्लेट का इन्होंने क्या किया, इसी प्लेट का इन्होंने एक रेप्लिका बनाया, ठीक है। फॉर्म्ड अ रेप्लिका ऑन अ डिफरेंट प्लेट containing antibiotic penicillin। ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या देखा कि इस प्लेट में ये जैसे यहाँ पे ऊपर कॉलोनीज है ना, इन्हीं जैसे मान लो ये एक प्लेट है और इसमें कुछ कॉलोनीज है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा कुछ वुडन ब्लॉक ले लिया जिसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा लगा दिया और उसको इस पे ऐसे डैप किया, थोड़ा सा हल्का सा डैप किया। डैप करने से यहाँ पे ये कॉलोनीज के इम्प्रिंट आ जाएंगे और इसी को उसने दूसरी प्लेट के ऊपर, जो कि जिसमें हम रेप्लिका बना रहे हैं, उस प्लेट पे भी डैप कर दिया। तो अब यहाँ पे वही तो कॉलोनीज ग्रो करेंगी ना जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होंगी, है ना। वही तो कॉलोनीज ग्रो करेंगी। मान लो यहाँ पे कौन सी कॉलोनीज ने ग्रो किया, यहाँ पे ग्रो किया इसने, इसने और इसने, इन कॉलोनीज ने ग्रो किया और बाकी तीनों ने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलोनीज यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, ये जो कॉलोनीज यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। कॉलोनीज विल ग्रो, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो कॉलोनीज थी ऊपर वाली, ये तीन जो कॉलोनीज थी, ये क्या हुई, इसका मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिव। ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये वाली हैं। तो यानी कि कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? कंक्लूजन ये है कि ऐसा थोड़ी है कि पेनिसिलिन के आने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आई। पेनिसिलिन के आने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कौन सी है इसका पता चला, यही तो कंक्लूजन होगा, ठीक है। यानी कि म्यूटेशंस पहले से रहती हैं, बस जब एक्सपोजर होता है नए एनवायरनमेंट का तब उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब नया एनवायरनमेंट जो है वो सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। नया एनवायरनमेंट म्यूटेशन नहीं दे रहा है, म्यूटेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। जो ऑलरेडी म्यूटेशंस हो गई हैं उस पॉपुलेशन में उनको सेलेक्ट करने का काम कर रहा है नया एनवायरनमेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? तो कंक्लूजन में आप लिखोगे म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव, म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव, ठीक है, आइडेंटिफाइड अपॉन exposure to new environment, ठीक है। एंड लास्टली न्यू environment only selects the pre-adaptive mutations that occurred earlier।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें हमने इससे पहले की जो 3 थ्योरीज पढ़ी हैं, इनके जो जो अच्छे पॉइंट्स थे वो इंक्लूड कर लिए, और फिर एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल थ्योरी बना ली इवोल्यूशन की कि ऐसे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इतना लिख लो, फिर चलते हैं लास्ट थ्योरी पे, विच इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज द फोर्थ थ्योरी। समझ में आ गई म्यूटेशन की थ्योरी? यस मैम। ओके, लिख लिया? मैम नो मैम। ओके मैम फर्स्ट स्लाइड है मैम। हाँ बेटा, ये तो फर्स्ट स्लाइड है। थैंक यू मैम। आगे चलूं? नो मैम। यस मैम। यस मैम। चलें आगे बेटा? यस मैम। यस मैम। Okay, so now fourth theory, that is modern theory of evolution. ठीक है, this is an artificial theory, artificial, यहाँ हम बोलेंगे synthetic theory. इसमें बस ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट है वेरिएशंस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी बनाई है, तो इसमें हम किसी का नाम नहीं लिख रहे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है। ठीक है, और जो भी अच्छे पॉइंट्स थे उन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया। तो वेरिएशंस के बारे में इन सब ने बोला कि वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। जब म्यूटेशंस होती हैं तब भी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस का कारण केवल म्यूटेशन नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वेरिएशंस कैन बी introduced by mutations. Mutations के भी different type हो सकते हैं, जीन म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, ये आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, देन और क्या कारण हो सकता है वेरिएशंस का? बाय जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन भी आप पढ़ते हो ना, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। देन जीन माइग्रेशन, या जीन फ्लो। what is the difference between gene migration and gene flow? gene flow का मतलब है repeated migration।
repeated migration. ठीक है, एंड देन और क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से भी वेरिएशंस आती हैं, और क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी वेरिएशंस आती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक और नाम है सी वॉल राइट इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है सी वॉल राइट, उसी ने ये इफेक्ट बताया था, इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दूसरा क्या है, सी वॉल राइट इफेक्ट। तो यहाँ पे एक तो मैं आपको जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो के बारे में बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन, और ये एक पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ से कोई इंडिविजुअल, भाई दोनों ही पॉपुलेशन का जीन पूल है, ठीक है। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल, ए का जीन पूल, बी का जीन पूल, ये ए पॉपुलेशन है, ये बी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जीन पूल होता है सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ all the genes and their alleles in a population, ठीक है। तो मान लो कि कोई इंडिविजुअल ए पॉपुलेशन से बी पॉपुलेशन में चला गया, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है जीन माइग्रेशन, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो ए से बी में गया है, ये बी में जाके क्या करेगा, मेटिंग करेगा, और अब उसके जीन पूल में इसके जीन्स मिक्स होंगे, ठीक है। ये एक तरीके से क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर तो हो रहा है इमिग्रेशन, और इधर से हो रहा है ई माइग्रेशन, समझ रहे हो ना, ये है जीन माइग्रेशन। लेकिन अगर यही Yes, चीज ma'am. बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, एक नहीं दो जाते हैं, तीन जाते हैं, चार जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, तो क्या हो रहा है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे जीन फ्लो। तो इधर लिखा है ना Gene मैंने, flow. रिपीटेड माइग्रेशन इज जीन फ्लो। तो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो में डिफरेंस पता चला, एक पॉपुलेशन के जीन्स दूसरी पॉपुलेशन में जब जाते हैं तो उसको जीन माइग्रेशन कहते हैं। वो जीन्स तो तभी जाएंगे जब कोई इंडिविजुअल जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो सी वॉल राइट इफेक्ट है, ये क्या होता है, ये बताती हूँ। ये है बेटा, जब भी अचानक से चेंज हो जाए, जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। चेंज इन जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी बाय चांस। अब इसके भी दो कारण हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो, ये पता कैसे चलेगा, एक बड़ी पॉपुलेशन में कोई चेंज होगा तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन एक छोटी पॉपुलेशन में अगर चेंज होगा तो पता चलेगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती बड़ी पॉपुलेशन में भी है, लेकिन इसका पता छोटी पॉपुलेशन में चलता है। तो इसीलिए मैं लिख देती हूँ, चेंज इन जीन और एलीलिक फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चेंज कैसे भी हो सकता है, दिस चेंज कैन अकर बाय अ नेचुरल डिजास्टर। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर से हो रहा है ये चेंज, बाय नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, तो इस चेंज को क्या कहेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट कहेंगे।
बॉटल नेक इफेक्ट कहेंगे इस चेंज को। और अगर ये चेंज हो रहा है बाय कॉलोनाइजेशन, दिस कैन अकर बाय कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से एक ग्रुप ने सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और वो घूमने गए और फिर वहीं रह गए, आए ही नहीं, तो वहां पे एक अपनी नई पॉपुलेशन बना ली उन्होंने। तो उस पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी से। कैसे? मैं इन दोनों का ही एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। कॉलोनाइजेशन का मतलब बताती हूँ पहले। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है अ स्मॉल ग्रुप of individuals dispersed to a new location and become the founders of new population। और इसी इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। इसी इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि मान लो अफ्रीका में चीता पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है ड्यू टू हंटिंग, ठीक है। और ड्रास्टिकली डिक्रीज होने की वजह से अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी चेंज हो गई है, और जो अभी प्रेजेंट डे चीता पॉपुलेशन है दैट इज ससेप्टेबल टू मैनी डिजीजेस। हो सकता है कि पहले की जो चीता पॉपुलेशन थी उसमें रेजिस्टेंट ज्यादा थे, अब हो सकता है कि हंटिंग की वजह से रेजिस्टेंट वाले चीता मर गए और जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट नहीं है वो बच गए। तो मतलब अब अगर उनमें कोई डिजीज होगी तो चीता पॉपुलेशन, चीता जो है उनके एक्सटिंक्शन को कोई नहीं बचा सकता। तो पहले जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा थी, अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो गई, चेंज हो गई जीन वेरिएबिलिटी, जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो? चीता पॉपुलेशन, चीता पॉपुलेशन इन अफ्रीका drastically decreased due to hunting। ठीक है। and present day population is susceptible to many diseases। मैम हंटिंग कोई नेचुरल डिजास्टर थोड़ी है। नहीं बेटा, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। नेचुरल डिजास्टर के अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ और लिख सकते हो, और बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो हंटिंग इज एन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन जैसे अपने आप कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि आग लग गई अपने आप ही फॉरेस्ट में, उसकी वजह से वहां पे एनिमल्स की डेथ हो गई, तो किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी ना, वो चीज है। तो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता है। ससेप्टेबल to many diseases। ठीक है। फाउंडर्स इफेक्ट का एग्जांपल है बेटा डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस ऑन गैलापागो आइलैंड, ऑन गैलापागोस आइलैंड। देखो मैं समझाती हूँ, डार्विन फिंचेस के एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अगले पेज पे
मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो ये एक आइलैंड है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, और इधर ये चले गए गैलापागो आइलैंड पे, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत सारे बर्ड्स हैं, देखो देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हैं। ज्यादा कौन से हैं? ग्रीन वाले ज्यादा हैं, कुछ ऑरेंज वाले भी हैं, ठीक है, और कुछ ब्लू वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं? ग्रीन वाले। सबसे ज्यादा ग्रीन वाले हैं। तो यहाँ पे आप जेनेटिक ग्रीन वाले वेरिएबिलिटी में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसी है। अब इसी जेनेटिक वेरिएबिलिटी में चेंज क्या होगा, तो यहाँ से जो ग्रुप उठ के गया, वो ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप था बेटा, मान लो ये वाला, मान लो ये वाला ग्रुप उठ के चला गया, ये वाला ग्रुप इधर चला गया, ठीक है। कौन सा ग्रुप आ गया? जिसमें कि 2 ग्रीन है, एक ऑरेंज है और ब्लू 3 है। तो ज्यादा तो यहाँ पे ब्लू बर्ड्स बन जाएंगे ना, ज्यादा यहाँ पे ब्लू बर्ड्स बन जाएंगे, उनसे थोड़े कम ग्रीन बर्ड्स बन जाएंगे, लो ग्रीन भी बना दिए कुछ, और कुछ बन जाएंगे, और कुछ बन जाएंगे ऑरेंज बर्ड्स। तो बताओ, ये हो गई न्यू पॉपुलेशन। क्या ओरिजिनल पॉपुलेशन से इस न्यू पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएबिलिटी चेंज हुई है या सेम है? चेंज हुई है मैम। चेंज हुई है। इसी चीज को जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज हुई है। इसी चीज को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, चेंज, ठीक है। यस मैम। तो इसको मैं मिटा रही हूँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिख लो, दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशंस। इसके बाद हम सेकंड पोस्टुलेट पे आएंगे, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। डन मैम। सबने लिख लिया? डन मैम। यस मैम। ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट है नेचुरल सिलेक्शन। अब आपको ये तो पता ही है कि डार्विन ने जो भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया वो बिल्कुल ठीक बताया था, बट ये जो आर्टिफिशियल थ्योरी है, इसने नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स बताए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन से 3 टाइप्स हैं? एक है स्टेबलाइजिंग, या नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, या इसी को ही बैलेंसिंग भी कहते हैं, या बैलेंसिंग सिलेक्शन। दूसरा है डायरेक्शनल, और तीसरा है बेटा डिसरप्टिव। अब मान लो किसी पॉपुलेशन में, जैसे कि हमारी ही पॉपुलेशन में, आप ह्यूमन हाइट के हिसाब से बताओ, ज्यादा लोग बहुत लंबी हाइट वाले हैं, या ज्यादा लोग बहुत छोटी हाइट वाले हैं, या ज्यादा लोग एवरेज हाइट वाले हैं? बताओ। इंटरमीडिएट वाले। एवरेज है। एवरेज वाले। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, ठीक है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, हाइट के बेसिस पे या न्यू बॉर्न के वेट के बेसिस पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, जहां पे मीन कैरेक्टर वैल्यू इज सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। जैसे कि मैं इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ, और इसके बारे में मैं लिख देती हूँ कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वो सिलेक्शन है in which more individuals acquire
more individuals acquire mean character value. तो जैसे कि मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो देखो ये ग्राफ है, ठीक है, और जो ग्राफ है वो इस तरीके से पीक बना रहा है, तो यानी कि ये जो पीक है, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर क्या है, दिस इज द मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर के ही ज्यादा लोग हैं। इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इधर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इधर हमने ले लिया कैरेक्टर। तो मीन कैरेक्टर इज सेलेक्टेड बाय नेचर। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं ह्यूमन हाइट, ह्यूमन वेट, ह्यूमन वेट नहीं, न्यू बॉर्न वेट लिख लो, न्यू बॉर्न वेट। ये हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शनल सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में अगर यही सेम चीज, ह्यूमन हाइट वाली ही चीज, अगर ज्यादा लोग या तो बौने होते या ज्यादा लोग बहुत ही लंबे होते खली की तरह, तो वो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता। लेकिन ऐसा हाइट के केस में तो होता नहीं है, ऐसा किसी और केस में हो सकता है, जैसे कि मैं बताऊंगी एग्जांपल, ठीक है। तो डायरेक्शनल में या तो मीन कैरेक्टर वैल्यू के अदर साइड वाले एक्वायर, अदर साइड वाला कैरेक्टर क्या होगा, सेलेक्ट होगा। अगर मैं ह्यूमन हाइट का ही एग्जांपल लूं और अगर मैं इसमें बोलूं कि मान लो टॉल वाले जो हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, तो ये भी डायरेक्शनल हो गया। और अगर मैं बोलूं जो शॉर्ट हैं वो ज्यादा हैं, तो ये भी डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि शॉर्ट और लॉन्ग, जो टॉल हैं, शॉर्ट और टॉल दोनों ही ज्यादा हैं और जो एवरेज हाइट वाले हैं वो बहुत कम है, तो ये हो गया कि इसमें दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, वो हो गया डिसरप्टिव, ठीक है। तो दोनों मैंने समझा Yes, दिए ma'am. इसी ग्राफ से। तो डायरेक्शनल का मतलब ये है इन विच more individuals acquire value other than mean character value। ठीक है। और डिस्ट्रप्टिव में more individuals in which more individuals acquire peripheral character value, peripheral character value at both ends of distribution curve। ठीक है, जैसे कि मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको। इसमें दो ग्राफ हो सकते हैं, डायरेक्शनल में दो ग्राफ हो सकते हैं, या तो ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ, समझ गए? इस साइड वाला या इस साइड वाला, कोई सा भी ग्राफ हो सकता है। यस मैम। ठीक है, ये सेलेक्ट हो रहे हैं या ये सेलेक्ट हो रहे हैं। दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, समझ में आ गया या नहीं? दोबारा बनाऊं? समझ गए मैम। देखो, एक एक ये है, एक ये ग्राफ है इधर वाला, और एक ये ग्राफ है इधर वाला। ठीक है, ये चीज है।
तो एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, क्या होता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? अगले पेज पे बताती हूँ। मैम पहले ग्राफ का है ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? नहीं, दोनों का। दोनों का? हाँ, और मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों में से ग्राफ कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना मैम कि हम किस कैरेक्टर को ले रहे हैं। हाँ, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स, इससे भी जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। जैसे कि मैंने अभी लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट बताया था, उसमें जब हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाले मीडियम में देखा तो हमें केवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मिलेंगे या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी मिलेंगे और सेंसिटिव भी मिलेंगे? दोनों मिलेंगे मैम। दोनों कैसे मिलेंगे? एंटीबायोटिक डाल दी तो जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होंगे वही तो मिलेंगे ना बेटा। यस मैम। हाँ, तो यानी कि एक ही मिल रहे हैं ना, यानी कि एक ही डायरेक्शन में तो हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। ये बहुत पहले की बात है, 1980 से पहले की बात है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है अभी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। लाइकेंस जो हैं वो ट्री ट्रंक पे ग्रो कर रही हैं, क्योंकि लाइकेंस वहाँ ग्रो करती हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, लाइकेंस वहाँ ग्रो नहीं करती जहाँ पे पोल्यूशन होता है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उस एनवायरनमेंट में जो ट्री ट्रंक है, उस ट्री ट्रंक से कैमोफ्लेज हो रहे हैं जो लाइट विंग्ड मॉथ्स है ना, लाइट कलर के मॉथ्स है ना, वो डार्क विंग्ड मॉथ को इजीली कैप्चर कर सकता है, कोई भी इंसेक्ट जो उसको खाएगा वो इजीली कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो इस समय पे कौन सा मॉथ इज सेलेक्टेड बाय नेचर? डार्क विंग्ड या लाइट विंग्ड? लाइट विंग्ड, मतलब लाइट विंग, वाइट विंग, ठीक है। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रीज आ गई, पॉल्यूशन बढ़ गया, ट्री ट्रंक पे डस्ट वगैरह सब धूल जमने लग गई, ठीक है, तो वो काले पड़ गए ट्री ट्रंक। तो अब इस समय पे कौन सा विंग्ड मॉथ जो है वो सिलेक्ट होगा नेचर में? डार्क विंग, ब्लैक या डार्क विंग मॉथ सिलेक्ट होगा, क्योंकि डार्क विंग कैमोफ्लेज हो रहा है, जो प्रीडेटर है वो उसको कैच नहीं कर पाएगा, दूसरे वाले को कैच कर लेगा, ठीक है। हाँ, तो ये है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, तो इसके बारे में मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है। और यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, एंटीबायोटिक, ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ। डिसरप्टिव भी मैं समझा देती हूँ। डिसरप्टिव में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? देखो, ग्राफ होगा ऐसा, यानी कि यहाँ पे दो तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? सेलेक्ट हो रहे हैं। मीन कैरेक्टर वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मीन कैरेक्टर वैल्यू के दोनों तरफ जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है? सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है कैरियर फॉर सिकल सेल anemia are selected in a malaria pandemic population। मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, ये तो पता है ना, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है, और सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव डिजीज है। यहाँ पे देखो, ये हीमोग्लोबिन के जीन को मैं HB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर ये जीन नॉर्मल है, HbA, मतलब इस पर्सन को कोई डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। अगर दोनों ही कॉपीज
दो भाई एक जीन की दो कॉपीज होती है ना, अगर दोनों ही कॉपीज पे यस मैम। SAS है, सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि ये डिजीज्ड वाली कंडीशन हो गई, ये डिजीज्ड वाली कंडीशन हो गई। और अगर एक पे HbA है और एक पे HbS है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये कैरियर वाली कंडीशन हो गई, ये कैरियर वाली कंडीशन हो गई। तो अगर मलेरिया होगा इस पॉपुलेशन में, अब 3 तरह के लोग हो गए, ये है पॉपुलेशन, 3 तरह के लोग हो गए इस पॉपुलेशन में। अगर मलेरिया हुआ, मलेरिया अकर्स, अगर मलेरिया फैला यहाँ पे, तो कौन से होंगे जिनको नेचर फेवर करेगा? भाई देखो, जिनको सिकल सेल एनीमिया है वो तो सिकल सेल एनीमिया से मर जाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल है वो मलेरिया से मर जाएंगे, इनको मलेरिया हो जाएगा, कैरियर नहीं, उनको मलेरिया हो जाएगा। लेकिन जो कैरियर है वो बच जाएंगे, उनको मलेरिया नहीं होगा। यानी कि HbA भी सेलेक्ट हो रहा है और HbS भी सेलेक्ट हो रहा है, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। जब दोनों साथ में है तब सेलेक्ट हो रहे हैं। समझ में आया? तो नेचर फेवर्स, जब मलेरिया होगा तो नेचर फेवर्स HbA HbS। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, मलेरिया नॉर्मल वालों को मलेरिया हो जाएगा क्योंकि उनकी जो आरबीसीज है वो नॉर्मल है। जिन जो कैरियर हैं उनकी आरबीसी सिकल शेप्ड है, बट उनको डिजीज नहीं हुआ। आरबीसी सिकल शेप होने की वजह से उनको मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है। और उनको सिकल सेल एनीमिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कैरियर है उनके दोनों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इज अ रिसेसिव डिजीज। जब दोनों जीन्स डिफेक्टिव होंगे तभी ये डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गॉट इट नाउ? यस मैम। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में भी लिख देती हूँ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में इधर लिख देती हूँ। मैम पीछे स्लाइड एक बार दिखा दो। हाँ। एक मिनट रुको। इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1850s की बात है, सॉरी मैं 80s की बात बोल रही थी ना, 1850s की बात है ये, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बस आपको ये लिखना है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से मौत सेलेक्ट किए नेचर ने और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से मौत सेलेक्ट किए। यहाँ पे हम लिखेंगे मोर डार्क विंग्ड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर डार्क नहीं, मोर वाइट विंग्ड, हाँ मोर वाइट विंग्ड moths on trees as 10 dark winged या melanized moths। dark winged को melanized moths भी कहते हैं, melanized, dark winged या melanized moths, ठीक है। and before industrialization lichens were growing on trees, lichens were growing on tree trunks। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? मोर डार्क विंग्ड moths then white winged, ठीक है। due to industries pollution increased and lichens were not growing on tree trunks।
lichens were not growing. ठीक है, tree trunk becomes dark. And dark winged moths are camouflaged. And not picked up by, hence not picked up by predators. Hence selected by nature. ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ही तो है जो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। यानी कि क्या इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस है? क्या हम कभी कह सकते हैं कि हमेशा डार्क विंग मॉथ्स ही सेलेक्ट होंगे नेचर में, या क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा लाइट विंग्ड मॉथ्स ही सेलेक्ट होंगे नेचर में? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कभी? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना। इसका मतलब इवोल्यूशन कैसे भी हो सकता है। इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इवोल्यूशन इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस। स्टोकैस्टिक मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लेना, फिर पीछे का दिखाती हूँ और फिर यहाँ पे भी लिख लेना। ठीक है, नोट ये है कि इवोल्यूशन इज नॉट अ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टेड प्रोसेस। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, रादर इवोल्यूशन इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस। बेस्ड ऑन चांस इवेंट, चांस की बात है, नेचर में क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। की म्यूटेशन कौन सी हो रही है और नेचर में क्या चेंज हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। ये नोट समझ में आ गया सबको? इसके बाद मैं थर्ड पोस्टुलेट पे आऊंगी, सेकंड पोस्टुलेट को कंप्लीट करो। डन मैम। ओके, डन मैम। सबने लिख लिया ये वाला पेज? यस मैम। यस मैम। ये भी लिख लो, नेक्स्ट पेज भी लिख लो। मैम कैमोफ्लेज मतलब? कैमोफ्लेज मतलब कैमोफ्लेज मतलब वो उसमें मिलजुल गया ना, जैसे कलर था वैसा ही उसमें ही मिल गया वो। कैमोफ्लेज का हिंदी मतलब तो मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या कहते हैं। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। तो बैकग्राउंड के साथ जो चीज मैच करेगी उस चीज को तो प्रेडेटर पिक नहीं करेगा, लेकिन जो चीज बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करेगी, जैसे मान लो ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पे कोई ब्लैक कीड़ा है, तो प्रेडेटर को नहीं पता चलेगा ना कि ब्लैक कीड़ा यहाँ पे, वो उसको नहीं खाएगा। लेकिन जो व्हाइट कीड़ा है उसको खा लेगा, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट कीड़ा इज नॉट कैमोफ्लेज्ड बट द ब्लैक कीड़ा इज कैमोफ्लेज्ड। समझ गए? ऐसे कह रहा हूँ कलर ब्लेंड कर रहा है सरफेस के साथ। हाँ हाँ, कलर मैच कर रहा है सरफेस के साथ उसका, उस ऑर्गेनिज्म का, तो इसका मतलब वो कैमोफ्लेज कर रहा है। जैसे कि वो होता है ना कैमिलियन जो होता है, वो भी तो कैमोफ्लेज शो करता है। कैमिलियन क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट। गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, ऐसे कहावत है यस ना। मैम।
बदल लेता है ना अपना, जैसी झाड़ियों में छुपा होता है वैसा ही Yes, कलर ma'am. कर ले क्या वैसा ही कलर उसकी बॉडी का हो जाता है, कभी ऑरेंज, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक, कभी ब्राउन, है ना, ऐसा हो जाता है। वो इसीलिए ताकि उसको कोई खा ना पाए, छुप के बैठा रहे, वो किसी को ना दिखे। अगले पेज पे चलो। नेक्स्ट, Yes, ma'am. पोस्टुलेट। Yes, मैम ma'am. एक Yes, ma'am. The next postulate is third postulate, that is beta isolation. आइसोलेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक स्पीशीज उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता नेचर में। नेचर डज नॉट अलाउ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसी को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज टू प्रिवेंट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो दो तरह का आइसोलेशन होता है। एक होता है जाइगोट के बनने से पहले आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। मतलब नेचर ने ऑलरेडी कुछ बैरियर्स लगाए हुए हैं, जिन बैरियर्स की वजह से एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, एंड एक होता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो देखो क्यों नहीं कर सकती रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ? क्योंकि अगर एक स्पीशीज पानी में रहती है और एक स्पीशीज लैंड पे रहती है तो कैसे रिप्रोडक्शन करेगी? नहीं करेगी ना। ऐसे आइसोलेशन Yes, को ma'am. कहते हैं तो ma'am. जियोग्राफिकल या इकोलॉजिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल या इकोलॉजिकल आइसोलेशन क्या आइसोलेशन हुआ? डिफरेंट हैबिटेट्स का आइसोलेशन। डिफरेंट हैबिटेट ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, दूसरा आइसोलेशन है सीजनल। मान लो एक स्पीशीज का ब्रीडिंग सीजन दूसरी स्पीशीज के ब्रीडिंग सीजन से अलग है, तो क्या वो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं? No, ma'am. नहीं कर सकते, यानी कि दिस इज ड्यू टू डिफरेंट सीजन। ठीक है, अनदर इज बिहेवियरल आइसोलेशन। एक स्पीशीज का बिहेवियर दूसरी स्पीशीज को समझ नहीं आता। ठीक है, तो इसी को बिहेवियरल आइसोलेशन कहते हैं। यानी कि एक स्पीशीज के मेल को दूसरी स्पीशीज की फीमेल अच्छी नहीं लगेगी, दूसरी स्पीशीज की फीमेल को वो एज अ पोटेंशियल मीट ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, तो बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट बिहेवियर समझ गए ना डिफरेंट बिहेवियर का मतलब। देन फिजिकल आइसोलेशन। फिजिकल आइसोलेशन का मतलब ये कि मान लो उसको दूसरी स्पीशीज की फीमेल अच्छी लग भी गई तो भी उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं वो इनकम्पैटिबल हैं। तो फिजिकल आइसोलेशन हो गया ये। फिजिकल आइसोलेशन का मतलब है इनकम्पैटिबल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनकम्पैटिबल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, और लास्टली गैमेटिक आइसोलेशन, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि एग और स्पर्म पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन का ओवम से ह्यूमन का स्पर्म ही
सकता है और उसी के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्या ह्यूमन के यस ओवम मैम। से किसी और स्पीशीज का स्पर्म अटैच हो सकता है? नहीं अटैच हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा नो रिसेप्टर है, इसके ऊपर दूसरा रिसेप्टर है। इसी को गैमेटिक आइसोलेशन कहते हैं। तो दिस इज व्हाट specific receptors present on gametes of a species ठीक है। और ये आपस में तभी बाइंड करेंगे जब वो दोनों गैमीट्स एक ही स्पीशीज के होंगे। अगर दोनों गैमीट्स एक ही स्पीशीज के नहीं हैं तो बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, मान लो कि कुछ ऐसा नेचर में हो गया जिसकी वजह से जाइगोट बन गया। उस जाइगोट को हम हाइब्रिड जाइगोट बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो दो डिफरेंट स्पीशीज का जाइगोट है। अगर जाइगोट बन भी गया तो वो जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा, उस जाइगोट का कुछ भी नहीं होगा, वो जाइगोट खत्म हो जाएगा वहीं पे, अगर बन भी गया तो। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इनवायबिलिटी का मतलब है हाइब्रिड जाइगोट fail to develop देन अगर मान लो वो डेवलप हो भी गया तो भी वो स्टेराइल होगा, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। वैसे तो यहाँ तक बात पहुंचेगी ही नहीं, बट फिर भी इन्होंने लिख दिया कि नेचर में हर तरीके का बैरियर आइसोलेशन प्रेजेंट है। हाइब्रिड डोंट प्रोड्यूस गैमीट्स, फंक्शनल गैमीट्स। अगर उसने गैमीट्स प्रोड्यूस कर भी दिए तो उन गैमीट्स से कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हाइब्रिड ब्रेकडाउन, यानी कि हाइब्रिड अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। क्या खच्चर अपने जैसे और खच्चर पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। खच्चर किससे बना है? म्यूल इंग्लिश में म्यूल कहते हैं। किससे बना है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से। यस, डोंकी एंड हॉर्स। ठीक है। तो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से बनता है म्यूल। ये मैं स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में लिखवाऊंगी। तो वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिड, यहाँ पे आप लिख सकते हो offsprings of hybrid is inviable या infertile. This is all about isolation. अब हम पढ़ेंगे fourth, that is speciation. पहले isolation लिख दो, फिर speciation बताओ। इसमें भी different types हैं, speciation में भी। इससे हमें पता चलता है कि स्पीशीज क्या होती है। मैम हाँ बेटा। मैम एक बात पूछनी थी, तो राजीव है। मैम वो जो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि एक बार बात चली थी ना बहुत कि ह्यूमंस मतलब बर्ड्स की तरह उड़ेंगे, तो ये पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन करेंगे तभी ऐसा होगा ना? नहीं, ह्यूमंस बर्ड की तरह उड़ेंगे तो अच्छा पता मतलब नहीं। उनके भी विंग्स होंगे, ऐसा आया था न्यूज़ में। हाँ, तो बिलीव्स का मतलब कुछ नहीं होता। बिलीव्स तो कोई कुछ भी बिलीव कर सकता है ना, कोई कुछ भी बिलीव कर सकता है। कुछ लोग भगवान में मानते हैं, कुछ नहीं मानते, पर प्रूव कौन कर पाया है? नहीं कर पाया ना कोई भी प्रूव। ठीक है। जिस चीज का प्रूफ नहीं है उस चीज को बुक्स में नहीं लिखा जाता और उस चीज को नहीं कुछ बोला जाता। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट आइसोलेशंस जो नेचर में प्रेजेंट है वो बता रहे हैं हम। यहाँ तक बात पहुंचती नहीं है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन तक नेचर में बात पहुंचती ही नहीं है। ये तो ऐसे ही कहने को कह दिया। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की बात नेचर में नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि म्यूल को भी आर्टिफिशियली बनाया गया है ना।
म्यूल भी अपने आप तो नहीं यस बनता। मैम। हाँ, हॉर्स और डंकीज को आप एक साथ रखने लगोगे तो ऐसा थोड़ी कि म्यूल्स बनने लग जाएंगे, नहीं, नहीं बनेंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो नेचर डज नॉट अलाउ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो भी अगर होगा भी, अगर कोई इंसान बर्ड की तरह उड़ने भी लगेगा तो वो इंसान का ही मतलब क्या धरा होगा, ऐसा कुछ अगर होगा भी तो इन फ्यूचर, अगर कोई ऐसा बिलीव भी करता है तो ये साइंस का जो मिसयूज जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो हो सकता है करें ऐसा, और उससे कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये सब फैंटेसीज होती हैं, फैसिनेटिंग स्टोरीज होती हैं जो साइंटिस्ट बता देते हैं, बना देते हैं कुछ भी रिलेट कर करके। ठीक है, सारी स्टोरीज सच नहीं होती ना, कुछ स्टोरीज सच होती हैं, कुछ स्टोरीज को वो सच कर देते हैं जो कि अपने आप कभी सच नहीं हो सकती, बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट और सो। न्यूज़ वाले को मैम ये टीआरपी तो मिलती फ्यूचर में तो साइंटिस्ट हो ने भी तो सकता है बताया मैम कुछ भी। था। और मैम इसमें भी था हमारी हिस्ट्री में, वो मैम मैं संस्कृत ली थी ना, तो उसमें भी बताया था टीचर ने कि ऐसा था हमारी हिस्ट्री में, तो इसीलिए पूछा मैम। हाँ, बट जिस चीज का प्रूफ है हमारे पास हम उसी चीज को पढ़ते हैं, प्रूफ नहीं है जिसका उस चीज को हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है। ओके वी आर मैम। साइंस स्टूडेंट्स, यस वी डू बिलीव इन भगवान, बट देखा थोड़ी है हमने भगवान को, नहीं देखा है ना। चलो, स्पीसिएशन बताती हूँ। स्पीसिएशन क्या होता है? स्पीसिएशन होता है स्पीशीज का बनना, और स्पीशीज कैसे बनती है उसके 3 तरीके हैं, और उन्हीं 3 तरीकों को हम बोलेंगे 3 टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन। अच्छा, स्पीशीज क्या होती है, इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, उसको कहते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि स्पीशीज होती क्या है। स्पीशीज एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है, जो एक ही तरह के लोग हैं और उनको हमने एक स्पीशीज कह दिया, जो आपस में ही जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है दूसरी स्पीशीज से। तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड जो ग्रुप है उसी को एक स्पीशीज कहेंगे। समझ में आया? यस ठीक है। मैम। तो है। यस मैम। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही तो पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन ये नेचुरली जो प्रेजेंट है, जो हमने बना दी है वो नहीं। ठीक है। तो इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, देयर आर 3 स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स। एक है मॉर्फो स्पीशीज, कॉन्सेप्ट, एक है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और एक है इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, बहुत आसान है और सबकी बातें ठीक है। मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि स्पीशीज वो होती है जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कॉमन फीचर्स शो करते हैं। यानी कि जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशीज है तो सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी में सब एक जैसे हैं, सबके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, नाक है, मुंह है, कान है। यस ठीक है। मैम। हाँ, ये हो गया मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो मॉर्फो स्पीशीज कॉन्सेप्ट यानी कि स्पीशीज इज an assemblage of species is an assemblage of individuals with common morphological features, individuals with common
मॉर्फोलॉजी लिख देती हूँ, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट विच वाज गिवन बाय मेयर। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड and according to this, species is a biospecies is reproductively sexually reproducing group जो कि reproductively isolated होता है। अब biospecies उसी को हमने यहाँ पे definition में लिखा है। A biospecies is a sexually reproducing group of individuals which is reproductively isolated from other species। इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पे इवोल्यूशन एक स्पीशीज का होता है ना, दूसरी स्पीशीज का इवोल्यूशन उससे अलग तरीके से होता है। ये कहता है इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट कि इवोल्यूशनरी स्पीशीज इज अ लीनिएज इवॉल्विंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इवोल्यूशनरी स्पीशीज इज अ लीनिएज evolving differently from others। Now we will talk about the mode of speciation कि speciation होता कैसे है। speciation क्या होता है वो species concepts ने बता दिया, लेकिन speciation कैसे होता है वो है mode of speciation। next अगले पेज पे बताती हूँ, इतना लिख लो पहले। ओके मैम। मैम जब हमारा जूलॉजी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो काफी कुछ बचा रहेगा, तो उस समय मतलब क्या रिवीजन होगा जूलॉजी में या फिर क्लास नहीं होगा? नहीं, उस समय अगर मेरी क्लास लगेगी तो मैं रिवीजन करा दूंगी, और अगर मेरी क्लास नहीं लगेगी तो मेरी जगह फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। ओके। चलें आगे। यस yes, मैम। ओके, तो नेक्स्ट है मोड ऑफ स्पीसिएशन। मोड ऑफ स्पीसिएशन का मतलब ये है कि स्पीसिएशन कैसे हो रहा है ना, ठीक है। So there are three modes of reproduction, speciation। एक होता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन,
एक होता है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन और एक होता है बेटा पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। पैरापैट्रिक एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन अकर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जब मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक पॉपुलेशन की ज्योग्राफी अलग हो गई अचानक से। जैसे मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, और उस पहाड़, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, देखो देखो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ के बीचों बीच अचानक से एक नदी आ गई और ये नदी बहुत गहरी हो गई, बहुत ही गहरी हो गई। तो क्या हो गया, तो क्या होगा, इस नदी के आने से क्या होगा, एक पहाड़ इधर और एक पहाड़ इधर। तो मान लो पहले हाइट तो कट जाएगा। पॉपुलेशन एक साथ थी और अभी कुछ लोग इधर आ गए, कुछ लोग इधर आ गए, और धीरे 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 यहाँ पे एक अलग स्पीशीज बन गई, यहाँ पे एक अलग स्पीशीज बन गई। नाउ दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज जो कि पहले सेम स्पीशीज थी। समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, तो जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होता है। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन अकर्स ड्यू टू मैम Geographical स्पीशीज तो सेम ही थे। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना मैम। हाँ, टाइम तो स्पीसिएशन होने में तो बेटा बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो बता दिया। जैसे कि डार्विन फिंचेस गैलापागो आइलैंड पे गई थी। गैलापागो आइलैंड पे जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी फिंच की स्पीशीज बना ली, डिफरेंट फिंच स्पीशीज बन गई गैलापागो आइलैंड पे। ऐसी ऐसी स्पीशीज बन गई जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में नहीं थी। एग्जाम्पल ये लिख देती हूँ, different finch species at Galapagos Island. सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन भी बहुत सिंपल है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो ये असली एग्जांपल है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक गार्डन है। अब इस गार्डन में एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर कुछ फ्लाइज रहती हैं, कुछ फ्लाइज रहती हैं इस पेड़ के ऊपर, और इस पेड़ का नाम है हॉथॉर्न ट्री। कोई भी ट्री मान लो, कोई भी ट्री। इस पेड़ पे ना कुछ फ्रूट लगता है, कुछ फ्रूट लगता है इस पेड़ पे, और ये जो फ्लाइज रहती है ये इस फ्रूट को खाती है, मजे से रहती है। मतलब ये पेड़ घर है एक पॉपुलेशन का। कौन सी पॉपुलेशन का? इन फ्लाइज की पॉपुलेशन का। इन फ्लाइज का घर है ये पेड़, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी माली ने एक और नया पेड़ लगा दिया यहाँ पे, और ये पेड़ है एप्पल ट्री। सेब का पेड़ लगा दिया, एप्पल ट्री लगा दिया, ठीक है। और इस पे तो सुंदर सुंदर एप्पल्स लग रहे हैं, इस पे तो एप्पल्स लग रहे हैं। ठीक है, इस पे एप्पल्स लग रहे हैं, तो एप्पल्स टेस्ट में काफी अच्छे हैं। और जो ये पुराना वाला ट्री है ना, इसके फ्रूट से काफी अच्छे हैं। तो अब ये कोई एक आधी फ्लाई आ गई, कोई एक आधी फ्लाई यहाँ पे आ गई, और इसको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे फ्रूट भी बहुत अच्छा लगा, इसको यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, यहाँ गई नहीं, वापस गई ही नहीं, ठीक है। और अपनी एक दो सहेलियों को और बुला लिया यहाँ पे इस एप्पल ट्री पे, और इन्होंने सोचा कि अब हम यहीं रहेंगे, यहीं अपना जीवन व्यतीत करेंगे, यहीं पे हम रिप्रोडक्शन करेंगे, यहीं पे हम खाएंगे पिएंगे, यहीं पे हम पार्टी करेंगे, यहीं पे हम मजे करेंगे। इन्होंने ये सोचा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते ही देखते एक नई स्पीशीज बन गई। इन फ्लाइज को अब एप्पल फ्लाइज कहा जाता है।
अगले पैराग्राफ में। मैम नहीं है क्या? शायद नेट प्रॉब्लम होगी। नेट चला गया है तो क्लास में नेट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वेट करो आप लोग, ठीक है? ओके देखती हूँ कनेक्ट करके। एयरटेल का फाइबर है क्या? ओके, हो गया है, नेट आ गया है, ठीक है? तो ये पेड़ वाली कहानी समझ में आ गई सबको? यस मैम। अच्छी थी ना स्टोरी? यस मैम। बहुत अच्छी थी मैम। तो मैं इन पेड़ों को अभी यहाँ से काट देती हूँ, हटा देती हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे अचानक से विदाउट एनी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक नई स्पीशीज उसी जगह में बन गई, ठीक है? इन द मिडेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बन गई। ऐसा आप देखते हो वीट के केस में, डिफरेंट वीट की वैरायटीज है ना, हेक्साप्लॉइड वीट, टेट्राप्लॉइड वीट। तो पॉलीप्लॉइडी की वजह से जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होते हैं तब प्लॉइडी बढ़ जाती है ना, क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन होने से ही तो प्लॉइडी घटती है। तो दैट कैन बी द रीजन ऑफ दिस सिम्पैट्रिक आइसोलेशन। अगर मैं आपके जो आपने पढ़े हुए हैं एग्जाम्पल, अगर मैं उनकी बात करूं तो, ठीक है? तो सिम्पैट्रिक आइसोलेशन में आप लिखोगे इन द मिडेस्ट ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन a new species is formed। लिख देती हूँ मैं। occurs in the midst of parent population
within the same geography. ठीक है, एग्जाम्पल इसका पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. थर्ड है पैरापैट्रिक. पैरापैट्रिक में क्या होता है? एक ही जगह है लेकिन वो जगह ना थोड़ी सी सेपरेटेड है. थोड़ी सी सेपरेटेड कैसे है? देखो देखो मैं बताती हूँ, इसका भी एग्जांपल बताती हूँ. ये एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन. ये एक पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन. इसकी भी स्टोरी है. ठीक है. अब बी पॉपुलेशन की बाउंड्री देख रहे हो और ए पॉपुलेशन की भी बाउंड्री देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको घुसना है इस बाउंड्री में, इधर बीच वाले स्पेस में घुसना है. कुछ आ गए यहाँ पे. ये कौन सा स्पेस है? ये वो स्पेस है जो दोनों के बीच का पार्ट है. ठीक है. ये एक ओवरलैपिंग जोन है. ओवरलैपिंग जोन है मतलब बी वाले स्पेस में बी वाले लोग हैं, ए वाले स्पेस में ए वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बी वाले इधर आ गए, कुछ बी वाले इधर आ गए और कुछ ए वाले इधर आ गए, और यहाँ पे एक नई पॉपुलेशन बन जाती है, सी पॉपुलेशन. मतलब this occurs due to overlapping zone between different population. समझ गए? Yes, ma'am. Okay. तो इसको लिख लो. Parapatric speciation occurs due to overlapping zone between different populations. ठीक है. तो ये हो गए 3 मोड ऑफ स्पीसिएशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी, ऑल अबाउट दिस थ्योरी. अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. नया टॉपिक, इवोल्यूशन कैसे होता है. मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. अभी आपने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में ये तो पढ़ी रखा है कि नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होता है ना. लेकिन हम दो मेन मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे. एक है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और एक हम पढ़ेंगे अडैप्टिव रेडिएशन. बेटा तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ये मुझे आपको समझाना है. कैसे है? देखो, एक पॉपुलेशन है. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन में अगर जीन या एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जनरेशन टू जनरेशन बदलती ही नहीं है. आज जो लोग हैं वही कुछ टाइम बाद होंगे, उनके कुछ टाइम बाद भी वही लोग होंगे, वैसे ही लोग होंगे. मतलब जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है? No, ma'am. नहीं हो रहा है. इसका मतलब जहाँ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है वहाँ पे नो इवोल्यूशन, और जहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं है वहाँ पे इवोल्यूशन. समझ में आ गया? तो हाउ इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन? इट इज इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड देन देयर इज इवोल्यूशन. एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है ये लिख लो, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है. हार्डी विनबर्ग नाम से पता चल रहा है, दो लोगों ने प्रपोज किया था 1908 में, हार्डी एंड विनबर्ग, जीएच हार्डी एंड विनबर्ग. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस, इन अ लार्ज randomly mating, in a large randomly mating population, gene and allelic
are fixed and remain constant generation to generation, from generation to generation. ठीक है, very important. Second important point is such a population is in genetic equilibrium and indicates absence of evolution. ठीक है, any deviation from genetic equilibrium results in evolution. So now you got it, how it is the mechanism of evolution. लिखो इतना, फिर उसके बाद में और बताती हूँ. लिख लिए इतना? Yes, ma'am. एक मिनट हो गया? तो जो इक्वेशन है इस इक्विलिब्रियम की वो क्या है? P plus Q is equal to 1. एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा? दूसरी इक्वेशन है P स्क्वायर P square plus Q square plus 2PQ plus 2PQ is equal to 1. अब ये दोनों में P क्या है, Q क्या है, P स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर क्या है, 2PQ क्या है, ये मैं बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यहाँ से क्या चीजें समझ में आ रही है? यहाँ से समझ में आ रही है कि सम ऑफ allele frequency is 1. ठीक है, P is dominant allele frequency, dominant allele frequency. Q is recessive allele frequency. P square is, देखो आपको पता है ना टॉल और ड्वार्फ कब आता है? अगर कैपिटल टी हो तो भी टॉल आएगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो भी टॉल आएगा. लेकिन ये कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस है. और अगर स्मॉल टी हो तो ड्वार्फ आएगा. तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हुआ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ. समझ में आ गया जीनोटाइप? तो ये
जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, ये जीनोटाइप्स हैं। तो P स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल ए, यानी कि P स्क्वायर इज द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। क्या मतलब? इसको मैं फॉर एग्जांपल कैपिटल ए लिख दूं, ठीक है। यस मैम। Q square is the frequency of recessive homozygous recessive genotype। इसको मैं small a लिख दूं, and 2pq is frequency of हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस को डोमिनेंट नहीं कहेंगे, हेट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव, तो उसको केवल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे, दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बस ये है बेटा हार्डी मीन इक्विलिब्रियम। जहां पे ये मेंटेन्ड है वहां पे इवोल्यूशन नहीं है, जहां पे ये डेविएटेड है, मेंटेन नहीं है, वहां पे इवोल्यूशन है। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो मैम एलेलिक फ्रीक्वेंसी मतलब जितने भी एलील है सारे का सम। हाँ, सबका, ठीक है, बट वो आपको बताएगा कि हम कौन सी एलील की बात कर रहे हैं। जैसे देखो आप क्वेश्चन से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो कि फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई डोमिनेंट एलील की इन अ पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स। एक ही डोमिनेंट एलील की हम बात करें, बट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज जो p प्लस q इज इक्वल टू 1 हो रहा है ना, p प्लस q इज इक्वल टू 1, वो पूरे जीन पूल के फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करके हो रहा है, लेकिन हम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो उनमें भी सेम चीज अप्लाई होगी, सेम जेनेटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील in a population of 2000 individuals is 0.6. What is the number of individuals with recessive phenotype? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करके बताओ। 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये भी सॉल्व करना। In a population of 500 individuals, 20 were affected by a recessive disorder. Find the frequency of normal allele. तीसरा क्वेश्चन, out of 200 rats, 32 died of albinism. How many rats are still the carrier for albinism in this population? ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। मैम मैम पहले फर्स्ट का का 12 320 Very good.
वेरी गुड। पहले का 320 आता है मैम मेरा भी। 320 आ रहा है, और बाकी लोगों का आ रहा है? या नहीं आ रहा है? चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो। 800 आ रहा है मैम पहले। नहीं बेटा, गलत आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन 1। ये बताऊंगी, बाकी दोनों खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? आपको यहाँ पे हो गया मैम। अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो यानी कि आपको पी दिया हुआ है या क्यू दिया हुआ है, बताओ? पी पी दिया हुआ है। पी कितना है यहाँ पे? 0.6। क्या यहाँ से क्यू निकाल लोगे? 0.4 0.4 आ गया क्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने हैं ना, विद रिसेसिव फिनोटाइप। नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने से पहले आप रिसेसिव फिनोटाइप का वो निकालोगे, जीनोटाइप। रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तभी तो रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स निकालोगे। यानी कि रिसेसिव यानी कि क्यू स्क्वायर निकाल लो। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.16। यस मैम। अब अगर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से इनटू कर दो इसको। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद रिसेसिव फिनोटाइप क्या हो जाएगा? 0.16 क्यू into 2000। स्क्वायर इनटू टोटल, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.16 इनटू 2000। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 320। 320 आएगा। ये हो गया सॉल्यूशन 1। अब सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3 बताओ, आंसर बताओ इनके। ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बेटा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? मैम मैम P 0.2 0.8 and Q 0.2। बिल्कुल सही। पूछा क्या है? 0.8 पूछा है। नॉर्मल एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, नॉर्मल एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे आराम से। क्या है देखो, यहीं पे बता देती हूँ। 500 इंडिविजुअल्स हैं, 20 अफेक्टेड हैं। टोटल 500 इंडिविजुअल्स हैं, 20 अफेक्टेड हैं। 20 अफेक्टेड है मतलब ये अफेक्टेड वही होंगे ना जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। यस मैम। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब ये क्या आ गया? ये क्यू स्क्वायर होगा ना, यानी कि क्यू Yes, स्क्वायर ma'am. होगा 20/500। यही तो फ्रीक्वेंसी होगी क्यू स्क्वायर की। तो 20/500 कितना हो जाएगा? 0.04। 0.04 अगर क्यू स्क्वायर हो गया तो क्यू कितना हो जाएगा? 0.2। तो पी कितना हो जाएगा? यस 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो नॉर्मल एलील की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.8। समझ में आया? Yes, ma'am. लास्ट का आंसर Ma'am. बताओ। लास्ट का आंसर बताओ। मैंने अटेंडेंस भी नहीं ली, अटेंडेंस ले लेती।
मैम कैरियर मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन। हाँ बेटा, हेटेरो जाएगा। 48 आएगा ना? यस मैम 48 आ रहा है। सही आंसर। बाकी लोगों का हुआ? Yes. यस 48 मैम क्या आ रहा है? 48 48 क्या आ रहा है? मेरा 96 आ मैम 96 आ रही हेटेरोजाइगस मतलब पॉपुलेशन 200 में से 96 कैरियर होंगे। वेरी गुड ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने सही आंसर निकाला 96। 48 तो आ रहा है, क्या आ रहा है 48? पीक्यू 2pq, और वो भी 0.48 आएगा 2pq। 0.48 को आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 96 रैट्स आएगा। देखो देखो, ओ यस मैम। टोटल रैट्स, ओ यस, अच्छा 200 रैट्स हैं, 32 मर गए, यानी कि 32 जो है वो क्या हो गया, यानी कि अगर हम 32 बाय 200 करेंगे तो हमारे पास q स्क्वायर आ जाएगा। वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये? 0.16। यहाँ से q कितना आ जाएगा? यस मैम 0.4। 0.4 p कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। 0.6 अब 2pq निकाल लो। 2pq कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा ये? 0.48 बिल्कुल 0.48 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? कैरियर इंडिविजुअल्स। कैरियर इंडिविजुअल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 96 रैट्स आ जाएंगे कैरियर। गॉट इट? यस मैम। ओके। यस मैम। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे, बस ये और लिख लो, जेनेटिक क्लास ड्रिफ्ट। खत्म करेंगे। जो भी हमने फैक्टर्स जेनेटिक पढ़े ड्रिफ्ट थे, नेचुरल जो कि वेरिएशंस लाएंगे, वही फैक्टर्स तो हैं जो इनको इसको अफेक्ट करेंगे, तो बस वो और लिख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या क्या फैक्टर्स होंगे ये? जीन माइग्रेशन एंड जीन म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन, जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन बिल्कुल म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने ये सारे फैक्टर्स को पढ़ा था मॉडर्न थ्योरी या आर्टिफिशियल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। एक और मैकेनिज्म रह गया जिसको हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। 10 मिनट बाकी हैं आज की क्लास में, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे से पूछ लो। तो इसमें मेरे ख्याल से 2 क्लास और लग जाएंगी, तो मैक्सिमम 3, बस 2 ही लगेंगी मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अगर आप लोगों का हो गया है, लिख लिया है, तो आप लोग लीव कर सकते हो। मैं नोट्स जो आज पढ़ा है उसके भेज देती हूँ।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय Bye. मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा।